नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, वो क्लास नंबर 7 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक विविधताएं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर कि अपना सिलेबस को देखोगे ना, जिसमें आप लोगों का जो सामान्य ज्ञान है ना, उसको देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक विविधता है ना, तो उसके बारे में आप लोगों का दिया गया है। और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक जो छठवां था उसमें आप लोगों को बताया था कि मैं टोटल आप लोगों के सामने 30 प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें से 15 प्रश्न जो है ना वो अभी कर दे रहा हूँ और 15 प्रश्न शाम को 4 बजे आपके सम्मुख लेकर के आऊँगा, तो उसे भी देख लेना करके। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो क्लास होगा ना वो 16वां प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 15 प्रश्न मैंने आप लोग को सुबह ही करा दिया था, है ना। तो नहीं देखेंगे तो पहले छठवां क्लास के ही जा करके देख लो सामान्य ज्ञान का। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग फटाक से ना इसका प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक बनाएंगे। ठीक है, तो जितना भाई ऑप्शन रहेगा ना, सारे ऑप्शन को मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए आप खुद से आंसर देने के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर ना विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्राइब करने के लिए मात्र 2 सेकंड का ही टाइम लगता है यार, तो कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा और हमारे लिए भी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। आरटीई अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आप लोगों का अनुच्छेद 21 ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने जब क्लास क्रमांक 6 किया था तो मैंने आप लोग को थ्योरी के टाइम बताया था ना कि आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन का अधिकार किस अनुच्छेद में है करके बताया था ना। तो वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए में हो जाएगा, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है ना, तो उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये राज्य सरकार का दायित्व है, ये करके मैंने आप लोग को थ्योरी टाइम ही बताया था ना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 ए में क्या है, आप लोग सबसे पहला थोड़ा सा ये जान लो, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को ना थोड़ा सा नॉलेज हो पाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 ए में ना शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। मतलब ये है कि 14 वर्ष का जो बालक होता है ना, तो उसको उससे कम जो आयु के जो जितने भी बालक होते हैं उनको आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। मतलब चाहे वो किसी प्रकार की दुकान में हो, चाहे वो कारखाना में हो, या किसी प्रकार की खतरनाक कार्य ना आप लोग नहीं करा सकते 14 वर्ष के कम के उम्र के बच्चों को। तो ये अनुच्छेद 24 ए में कहा गया है। और ऐसा करते हुए अगर पाया जाता है ना तो उसे कानून के तहत उसको दंडित किया जाएगा। और आप लोगों ने अधिकतर जो इंडस्ट्री एरिया होगा और ख़ासतौर से होटल वगैरह, वहाँ नोटिस बोर्ड में देखा होगा ना आप लोगों ने कि यह 14 वर्ष से नीचे कम उम्र के बालक यहाँ कार्य नहीं करते, है ना। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा ना। ये आरटीई के जो अधिकार है ना, मतलब जो अनुच्छेद 24 ए का जो अधिकार है कानूनी ना, तो उसके अंतर्गत आता है। इसलिए 14 वर्ष से कम के जो बालक है ना उसको कार्य नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 23 में ना मानव तस्करी और सभी प्रकार के जो जबरन श्रम कराया जाता है ना, मतलब जो बंधुआ मजदूर कराया जाता है, कि हाँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर कार्य कराया जाता है ना, तो वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। ये शोषण के विरुद्ध आप लोगों को अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 23, जिसमें आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जबरदस्ती आपको कार्य कराया नहीं जा सकता। तो इस पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 23 में, इसका विवरण है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 में क्या है ये जान लो। मैंने आप लोगों को छठवां क्लास में ही बताया था ना अनुच्छेद 25 के बारे में, कि उसमें जो अनुच्छेद 25 उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया था। और अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था ना कि धर्म के मामले में, आचरण करने के मामले में, या प्रचार प्रसार करने की जो एक व्यक्ति है ना, तो उसको अधिकार दिया जाता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो और किसी भी प्रकार से आप उपासना कर सकते हो, व्रत कर सकते हो। ये
सारी चीज़ को आप लोगों का अनुच्छेद जो 25 है ना उसमें अधिकार दिया गया है। मैंने आप लोग को बताया था ना क्लास क्रमांक 6वां में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर जो ए है ना आर्टिकल 21A वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला जो प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। अब मैं आप लोगों को इतना सारा चीज़ क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअल वजह ये है कि देखो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये रहता है कि मैं आप लोगों को केवल केवल एक प्रश्न नहीं कराऊँ, उस एक प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सारे तरीकों को और सारे ऑप्शन को थोड़े थोड़े आप लोगों को बताते जाऊँ, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोगों का आसानी से बन जाए। इसलिए मैं सारी चीज़ को आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को केवल केवल ध्यानपूर्वक सुनना है और देखते रहना है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि आप लोग का माइंड बैठिएगा उसमें, ठीक है, कि हाँ सर ने तो ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, इसमें ऐसा था, तो ऐसे आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों को पता है ना, खुद से पढ़ोगे तो केवल 10 से 15% आपका जो माइंड है वो कैप्चर करेगा, लेकिन आप लोग सुनोगे, देखोगे, उसके बाद खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो 90 से 95% आप लोग का माइंड एक्टिव रहेगा और कैप्चर करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ध्यानपूर्वक देखो, सुनो और उसके बाद खुद से पढ़ो। और उसके बाद इसका जो मैं PDF आप लोग को दूंगा ना तो उसमें आप लोग और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि उसमें मैं आप लोग का आंसर अलग से नहीं दूंगा। क्यों ऐसे नहीं देता हूँ, वजह ये होता है कि अगर ऐसे आप लोग को प्रश्न दूंगा ना तो दोबारा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड कैप्चर करेगा, एक बार वीडियोस देख लोगे उसके बाद। इसी वजह से मैं आप लोगों को ना इसमें आंसर आप लोगों को नहीं देता हूँ, जो PDF आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ उसमें। और PDF अगर आप लोग को चाहिए होगा ना तो जा करके सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पर बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं मिलेगा सर्च करने पर ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। RTE अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 16 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 15 वर्ष या ऑप्शन डी 5 से 16 वर्ष। ये तो इजी प्रश्न है यार आप लोगों के लिए। प्रश्न क्रमांक 5 में भी हमने समझाया था, प्रश्न क्रमांक 16 में भी आप लोग का थोड़ा सा जिक्र किया हूँ, ध्यान दिए होंगे। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष तक की जो बालक है ना तो उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है RTE अधिनियम के तहत, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो राइट टू एजुकेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और RTE अधिनियम के अनुसार ना एक बात आप लोग और जान लीजिए कि जो बालक दिव्यांग है, ठीक है, तो उनके लिए ना 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से लेकर के 14 वर्ष और जो दिव्यांग बालक है उसको 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है आप लोगों से दूसरे तरीके से पूछ दे कि RTE अधिनियम के तहत दिव्यांग बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष तक प्रदान किया गया है, तब आप लोग कैसे करोगे, धोखा में रहोगे तब तो 6 से 14 वर्ष मार करके आ जाओ, सब तो एक जैसे हैं, ऐसा टाइप से। तो आप लोगों को दोनों का डिफरेंट को समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है 6 से 14 वर्ष तक की ना तो वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 2010 या ऑप्शन डी 11 अप्रैल 2010। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो RTE अधिनियम मतलब राइट टू एजुकेशन ना 2009 में आया हुआ था। कब? तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आया हुआ था, लेकिन ना इसे पूरी तरह से भारत में जो लागू किया है ना तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया था, ठीक है। बशर्ते जम्मू कश्मीर जो था ना उसको छोड़ करके संपूर्ण भारत पर ना लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2010 को, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक
18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा ना मेरा वॉइस ना, तो बता दिया कर कीजिएगा कमेंट करके, तो उसको मैं बाद में थोड़े से नेक्स्ट वीक क्लास जब लाऊंगा ना तो उसमें मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। मुझे ये रहता है कि यार आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाना, और इस फ्लो में ना थोड़ा सा जो मेरा लेवल है ना वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो इसलिए बता दिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। शांति निकेतन की स्थापना की गई। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन बी अरविंद घोष द्वारा, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद द्वारा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ना वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, ठीक है। तो शांति निकेतन की जो स्थापना है ना वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके पिताजी ने किया था। और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ना उन्होंने 1863 में, कब, तो 1863 में ना एक ज़मीन खरीदा था, और उस ज़मीन का जो नाम रखा था ना वो शांति निकेतन रखा था उस ज़मीन का नाम, ठीक है। और ये जो शांति निकेतन है उसका जो अर्थ होता है ना वो शांति का निवास कहलाता है, ठीक है। और बाद में जब रविंद्रनाथ टैगोर का टाइम है ना तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ना 1921 में, कब, तो 1921 में ना उन्होंने इसे एक कला केंद्र और विद्यालय में बदल दिया है, और बाद में इसी विद्यालय को ना विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना किया गया है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से हम लोग ना पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। प्रौढ़ शिक्षा है इनके लिए। ऑप्शन ए अशिक्षित प्रौढ़ों के लिए, ऑप्शन बी शाला जाने वाले प्रौढ़ों के लिए, या ऑप्शन सी सामान्य प्रौढ़ों के लिए, या ऑप्शन डी इन सभी के लिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अशिक्षित प्रौढ़ों के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रौढ़ शिक्षा है किसके लिए बोला है, तो जो प्रौढ़ शिक्षा है ना तो उसका आप लोगों को थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? प्रौढ़ का जो मतलब होता है वो वयस्क, ठीक है। तो वयस्क शिक्षा है किसके लिए बोला है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये जो वयस्क शिक्षा या प्रौढ़ जो शिक्षा है ना वो ऐसे बालकों के लिए है, मतलब ऐसे वयस्कों के लिए है जो किसी कारणवश ना शिक्षा से वंचित हो गया है, अर्थात शाला या स्कूल जा नहीं पाया ना, तो ऐसे लोगों के लिए ना प्रौढ़ शिक्षा का योजना चलाया गया था, जिसके तहत ना उनको साक्षर बनाना और विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की कौशल को प्रदान करना और औपचारिक शिक्षा उसको प्रदान करना। तो ये प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य लक्ष्य वयस्कों को सशक्त बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये जो प्रौढ़ शिक्षा है ना वो चलाया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है अशिक्षित प्रौढ़ों के लिए, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। एडुसेट है ऑप्शन ए शिक्षण उपग्रह, ऑप्शन बी शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन सी शिक्षण दूरदर्शन, या ऑप्शन डी शिक्षण युक्ति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए शिक्षण उपग्रह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एडुसेट है बोला है, तो एडुसेट जो है ना वो शिक्षण उपग्रह है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये जो एडुसेट जो है ना उसे GSET 3 कहते हैं। क्या? तो GSAT GSET 3 भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत का पहला समर्पित शैक्षणिक उपग्रह है ये। इसका जो उद्देश्य है ना वो शिक्षा प्रदान करने के लिए जो उपग्रह आधारित जो संचार है ना, मतलब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर हम लोग जो देखते हैं ना विभिन्न प्रकार की जो पढ़ने के लिए हमें सामग्रियाँ मिल दी जाती है, या कुछ कुछ ऑनलाइन डायरेक्टली हम लोग देख पाते हैं, तो वही सारा चीज़ जो है ना तो इसी के माध्यम से किया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो GSET या एडुसेट जो है ना वो इसरो के मदद से स्थापित किया गया जो उपग्रह है ना, तो वो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग को बताऊं ना, तो इसे 20 सितंबर, कब, तो 20 सितंबर 2004, कब, तो 20 सितंबर 2004 को ना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं ना, तो उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना एडुसेट है, तो एडुसेट शिक्षण उपग्रह है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए मारिस जोन्स, ऑप्शन बी एन.डी. पामर, ऑप्शन सी रजनी कोठारी या ऑप्शन डी अतुल कोहली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी रजनी कोठारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स कृति के लेखक है बोला है। तो कास्ट इन इंडियन में जो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है ना तो उसके जो लेखक है वो रजनी कोठारी है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और चलिए सबसे पहला थोड़ा सा हम लोग ना ये कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में क्या है, किस विषय से संबंधित है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पॉलिटिक्स कहने से ही इसमें लिखा हुआ है ना टॉपिक ना, तो पॉलिटिक्स टॉपिक से ही हम लोग को पता चल जाता है कि ये भारतीय राजनीति से संबंधित है। और इसमें जातिगत भेदभाव राजनीति और लंबबंदी और चुनाव में जातिगत ना राजनीति से संबंधित इसमें दिया गया है। मतलब ये है कि चुनाव में जातिगत ना भूमिका से संबंधित इसमें ना पॉलिटिक्स मुद्दों पर लिखा गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का या ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 23 को थोड़े से ध्यान से पढ़ो। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा? तो मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए ना जो प्राथमिक स्तर है उसमें पर्याप्त सुविधा करे राज्य सरकार। तो ये अनुच्छेद 350 का में लिखा गया है और साफ साफ राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 28 नवंबर 2007, ऑप्शन बी 26 नवंबर 2008, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 2009 या ऑप्शन डी 28 नवंबर 2008। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 28 नवंबर 2007 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक कब पारित किया गया? तो जो छत्तीसगढ़ का जो राजभाषा विधेयक जो है ना वो आप लोगों का 28 नवंबर 2007 में पारित किया गया। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? ऑप्शन ए मोर गोठी, ऑप्शन बी बिजहा, ऑप्शन सी कोठी या ऑप्शन डी धान कोठी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिजहा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 25 को थोड़े से ध्यान से पढ़ो। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो बिजहा कार्यक्रम चलाया गया। और बिजहा क्या होता है आप लोग को पता है ना कि नई फसल को बोने के लिए जो पुरानी फसल होती है उसके लिए कुछ धान रखे जाते हैं नया फसल को बोने के लिए। आप लोग को पता है ना उसे बिजहा कहा जाता है। मतलब नया फसल को जो बोया जाता है ना धान तो उसे बिजहा ना कहा जाएगा। जी हाँ, जो पुराना संजो करके रखा जाता है तो इसे बिजहा कहा जाता है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी जो शब्द है ना जो भाषा है ना तो उसके लुप्त होने के लिए नदा जाएगा ना तो उसको बचाने के लिए बिजहा कार्यक्रम चलाया गया ताकि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो अपने स्वरूप में बना रहे इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित समितियों में कौन सी समिति शिक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए यशपाल समिति, ऑप्शन बी हंसा मेहता समिति, ऑप्शन सी श्री प्रकाश समिति या ऑप्शन डी गोईपोरिया समिति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी गोईपोरिया समिति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित समितियों में कौन सी समिति शिक्षा से संबंधित नहीं है बोला है। तो जो शिक्षा से संबंधित समिति नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर डी गोईपोरिया समिति करेक्ट हो जाएगा। और ये जो गोईपोरिया जो समिति है ना वो आप लोगों का ग्राहक सेवा केंद्र जो आप लोग जानते हो ना मिनी वाला जो कियोस्क रहता है जो बैंक है तो उससे संबंधित है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और बाकी जो सभी है ना वो आप लोगों का जो शिक्षा से संबंधित है जैसे यशपाल समिति, प्रकाश समिति, हंसा मेहता समिति, ये सारे के सारे शिक्षा से संबंधित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1839 या ऑप्शन डी 1880। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 1854 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वुड घोषणा पत्र जारी हुआ बोला है तो वुड की जो घोषणा पत्र जारी हुआ था वो 1854 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ गया कि सर ये वुड घोषणा पत्र क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1854 में ना भारत सरकार के द्वारा और उसके अलावा जो अंग्रेज के एक अधिकारी थे कौन, तो सर चार्ल्स वुड द्वारा ना जारी किया गया ये एक अहम महत्वपूर्ण दस्तावेज था जो भारत और ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति से संबंधित था। किससे संबंधित था ये वुड घोषणा पत्र? तो शिक्षा नीति से संबंधित था। किसके किसके द्वारा? तो अंग्रेज और भारत सरकार जो थे ना तो उसके द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक टाई अप हुआ था, ये आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, जिसे वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी मणिपुरी या ऑप्शन डी भांगड़ा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी भांगड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है बोला है और भारत में जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो भांगड़ा करेक्ट हो जाएगा। और भांगड़ा जो है वो पंजाबियों की अहम जो नृत्य है ये आप लोगों को पता होगा, है ना। और भारत में ना कुल 8 कितने, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और कौन कौन सा है ना ये एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ, केवल सुन लीजिएगा। ठीक है, जो 8 शास्त्रीय नृत्य है ना उसमें से पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा मोहिनीअट्टम, छठवां ओडिसी, सातवां मणिपुरी और आठवां सत्रिया। एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो होगा वो आप लोगों का आएगा भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा मोहिनीअट्टम, छठवां ओडिसी और सातवां मणिपुरी और आठवां सत्रिया हो जाएगा। आप लोगों को केवल सुनना है और याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य भांगड़ा नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया? ऑप्शन ए गणेश दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी नाना देशमुख या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 29 को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो आप लोग। 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया? तो 1893 में ना गणेश महोत्सव लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने ना ये जो गणेश महोत्सव है ना उसको एक त्यौहार के रूप में मनाना शुरू किया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? ऑप्शन ए स्वामी नारायण, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव या ऑप्शन डी हनुमान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है स्वामी नारायण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है बोला है। तो दिल्ली का जो अक्षरधाम है ना वो स्वामी नारायण जो है ना भगवान जी उसके लिए समर्पित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो स्वामी नारायण के बारे में एक बात आप लोग थोड़ा सा जान लो, यह विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक, ठीक है, हिंदू मंदिर के रूप में ना गिना जाता है। और ये जो मंदिर है ना वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, आप लोगों को पता होगा। और एक बात आप लोग इसके बारे में और जान लीजिए, इसे 6 नवंबर, कब? तो 6 नवंबर 2005 को ना आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। मतलब सभी लोग ना 2005 से ये जो स्वामी नारायण जी की मंदिर है ना तो उसमें दर्शन करने जा सकते थे, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को 0.2 सेकेंड का ही आप लोगों का समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए हमेशा क्लास लाऊं और कम से कम एक दिन में 2 से 3 क्लास लेकर आऊं ताकि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।